birds find shelter during the rain, but eagle avoid the rain by flying above the clouds. हेलो अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। लास्ट लेक्चर तक हमने वायर की वजह से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड के केसेस बन सकते थे वो हमने करके देख लिए हैं। आज के लेक्चर में हम उसका एक क्वेश्चन करेंगे, प्लस रिंग की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के केसेस बनते हैं वो सब कुछ हम करके आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सपोज करते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक वायर है, ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर मुझे गिवन है जिसकी यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट तक जा रहा है, एंड दूसरा मुझे यहाँ पर एक और सेमी इनफाइनाइट वायर गिवन है इस तरीके से। हमें क्या करना है कि इस वायर की वजह से, इन दोनों वायर की वजह से इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। और ये गिवन है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें ए गिवन है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी हमें ए गिवन है। अब क्या करना है, हमारे पास दो फॉर्मूलास है। अगर बात करें यहाँ पर ई परपेंडिकुलर की, तो फॉर्मूला था के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और बात करें यहाँ पर ई पैरेलल की, तो इसका फॉर्मूला क्या था, के लैम्डा बाई डी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ये दोनों फॉर्मूला हमने पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले मान लेते हैं कि ये वाला मेरा पास जो वायर है, इसको वायर 1 ले लेते हैं और इसको वायर 2 ले लेते हैं। अब यहाँ पर इस वायर के लिए थीटा 1 की बात करी जाए तो कितना है वो 90 डिग्री जो दिखाई दे रहा है। और इसकी बात करें यहाँ पर थीटा 2 की, तो ये कितना हो जाएगा कि देखो यहाँ पर ये स्क्वायर बन रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो गया मेरा यहाँ पर 45 डिग्री। तो मेरे पास थीटा 1 भी आ गया और थीटा 2 भी आ गया। अब मेरे पास ई परपेंडिकुलर निकल सकता है और ई पैरेलल भी निकल सकता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, मान लेते हैं ये वाली, वो हो जाएगी मेरी ई परपेंडिकुलर। इसको ले लेते हैं ई परपेंडिकुलर ड्यू टू वायर 1, और यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी इसकी इस तरीके से नीचे की तरफ ई पैरेलल। इसको मान लेते हैं ई पैरेलल ड्यू टू 1। उसी तरीके से सेम यहाँ पर भी ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसके लिए भी यहाँ पर थीटा 1 90 और थीटा 2 कितना है 45 डिग्री। मतलब इसकी वजह से, इस वायर की वजह से इसका जो ई परपेंडिकुलर आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, ई परपेंडिकुलर ड्यू टू 2, एंड यहाँ पर क्या आएगा इसका इस तरीके से कुछ आ जाएगा ई पैरेलल। ये आ गया इसका ई पैरेलल ड्यू टू 2। तो 4 केसेस हमारे पास यहाँ पर बन गए हैं। अब फर्स्ट क्या करते हैं, हम निकालते हैं ई परपेंडिकुलर ड्यू टू 1। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली के लैम्डा बाई डी। यहाँ पर हमें दोनों का वायर का लैम्डा कूलम्ब पर मीटर एंड लैम्डा कूलम्ब पर मीटर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर के लैम्डा बाई डी, अब डी की वैल्यू यहाँ पर हमें कितने गिवन है, यहाँ से आप देखो तो ए गिवन है, ओके। तो के लैम्डा बाई ए साइन थीटा 1 कितना है, साइन 90 जो कि 1 होता है, और प्लस साइन थीटा 2 हमारे पास है 45 जो कि 1/√2 होता है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ई परपेंडिकुलर ड्यू टू 1। अब बात करते हैं यहाँ पर ई पैरेलल ड्यू टू 1, तो फिर से के लैम्डा बाई ए, यहाँ पर कोस थीटा 2 कितना है 1/√2, एंड यहाँ पर मेरे पास कोस थीटा 1 कितना है कोस 90 जो कि 0 हो जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास दोनों की वैल्यू ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरेलल ड्यू टू 1। अब एक चीज यहाँ पर समझने वाली है कि ये वाली वैल्यू इसके लिए भी वैलिड है, इस वायर के लिए भी, मतलब ये दोनों वैल्यू इसके लिए भी क्या आएगी, वायर 2 के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर ऑफ 2 ऑल्सो एंड ई पैरेलल ऑफ 2 ऑल्सो। मतलब दोनों की वैल्यू क्या है यहाँ पर ऑलमोस्ट क्या पूरी ही सेम है, बस डायरेक्शन चेंज है। मतलब यहाँ पर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, और ये वाली वैल्यू क्या है, सेम है। तो हमने नाम दे दिया इनको ओनली E1, और यहाँ पर नाम दे दिया हमने E2। जो भी परपेंडिकुलर वाली रहेगी उसको क्या नाम दे दिया E1, और जो पैरेलल वाली उसको क्या नाम दे दिया हमने E2 नाम दे दिया। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर जो केस बन रहा है उसको अलग से बना लेता हूँ फिर से मैं। यहाँ पर देखो, अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है E1 परपेंडिकुलर वाला, इसको क्या नाम दे दिया हमने ओनली E1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर पैरेलल वाला है E2, तो यहाँ पर E1 माइनस E2 मेरा क्या निकल जाएगा, रिजल्टेंट निकल जाएगा। दिस इज E1 माइनस E2, ठीक है। अब ऊपर वाले की बात करें तो E2 माइनस E1, सिंपली यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये भी किसके इक्वल है, ओनली परपेंडिकुलर वाला है तो E1, तो E1 माइनस E2। मतलब दोनों का यहाँ पर जो रिजल्टेंट आ रहा है ये वाला और ये वाला कंपोनेंट बिल्कुल सेम आ रहा है। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देख लो कितनी आएगी, सिंपली E1 माइनस E2 करना है। तो इसमें से कहाँ गया E1 हमारा, ये रहा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, ओनली के लैम्डा बाय ए। ये देखो के लैम्डा बाय ए। अब इसमें से फिर से इसको माइनस करें, वही बात है, तो कितना हो गया फिर से ये के लैम्डा बाय ए।
अब तो क्या करना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो देख लो यहाँ पर, इसको लगा सकते हैं हम यहाँ पर कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से सिंपली क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ पर हमें ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है बस। अब तो रिजल्टेंट कितना हो गया, ई नेट। तो ई नेट मेरे पास आया अंडर में के लैम्डा बाय ए का होल स्क्वायर प्लस के लैम्डा बाय ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना बचा, √2 के लैम्डा बाय ए। दिस इज योर आंसर। ये हमारी ई नेट निकल के आ गई दोनों वायर्स की वजह से इस पॉइंट पर। आई बात समझ में। और नेट कहाँ आया इसका, कुछ इस डायरेक्शन में इसका नेट निकल के आ गया। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर वैल्यूज फाइंड की है सेमी इन्फिनिट वायर के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं केसेस फॉर रिंग। अब बात करते हैं रिंग के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, यहां से हमें इस एक्सिस पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर, जो कि डिस्टेंस x पर है। किसकी वजह से, एक रिंग की वजह से जिसका रेडियस यहाँ पर कैपिटल R है और उस पर टोटल चार्ज कितना है, यहाँ पर कैपिटल Q गिवन है। तो इसकी वजह से हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पूरी रिंग की वजह से। तो इसका क्या करेंगे, हम स्मॉल सा पार्ट लेकर देखेंगे कि उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है और फाइनली इसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर करके देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर मेरे पास रिंग कुछ इस तरीके से गिवन है, ये कुछ रिंग है इस तरीके से। इसको मैंने कुछ यहाँ पर टेढ़ा करके रखा है तो आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है। इसकी रेडियस मुझे यहाँ पर कितनी गिवन है, कैपिटल R गिवन है। अब हम क्या करेंगे कि इसका स्मॉल सा पार्ट लेंगे DL। स्मॉल सा पार्ट कितना लिया हमने इसका, DL। मान लेते हैं कि ये पार्ट यहाँ पर है इस तरीके से, ये हमने DL पार्ट ले लिया। अब इस पार्ट की वजह से हमें इस पॉइंट पर क्या देखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। तो मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट हम इस तरीके से गिवन है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R है। अब यहाँ पर पाइथो से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि R² प्लस x² के इक्वल है। अब इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर चार्ज कितना है, dq है। अब dq कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो चार्ज हमें निकालना है वो हम जानते हैं कि dq कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना है हमारे पास, q गिवन है। इस पूरी पर चार्ज कितना है, 2πr गिवन है। हमें किस पर निकालना है, ओनली dl। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, dl से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस dq चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो सिंपल सी बात है, इसकी वजह से यहाँ पर निकालनी है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आएगी, जिसको हम नाम दे देंगे यहाँ पर DE। अब यहाँ पर देखो मान लेते हैं कि एंगल क्या है, ये वाला थीटा है। तो यहाँ पर भी क्या एंगल हो जाएगा, ये वाला थीटा हो जाएगा। अब इसके दो कंपोनेंट करना हमें आता है आसानी से, हम इसको DE cos थीटा एंड क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, DE sin थीटा लिख सकते हैं। बहुत अच्छी बात, ये काम तो हमारा हो गया, दो कंपोनेंट बन के आ गए। अब इसमें ट्विस्ट देखो, यहाँ पर अगर मैं ऐसा का ऐसा कंपोनेंट यहाँ पर लेता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आएगा आगे जाके, इसका कंपोनेंट है तो यहाँ पर भी इसका एक DL कंपोनेंट हो सकता है, ये वाला बात तो सही है। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, ऑब्वियस सी बात है यहीं पर होने वाली है। अगर DL सेम है तो DA की वैल्यू भी सेम रहने वाली है। तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे इस तरीके से थीटा एंगल पर। फर्स्ट कंपोनेंट इसका आएगा DE cos थीटा एंड सेकंड कौन सा आएगा इसका, DE sin थीटा। बात समझ में आ गई। अब एक चीज समझ में आ रही थी कि जैसे जैसे हम कंपोनेंट लेंगे और सामने वाले कंपोनेंट हमें मिलते जाएंगे, उस कंडीशन में इसके ये वाले कंपोनेंट साइन थीटा वाले कटते जाएंगे और कोस थीटा वाले क्या होते जाएंगे, साथ साथ में जुड़ते जाएंगे। जब मैं ये वाला कंपोनेंट लूंगा तो इसका एक कंपोनेंट आएगा, उसके साथ इसका भी एक कंपोनेंट आएगा, जो साइन थीटा वाला कट जाएगा और कोस थीटा वाला ऐड हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ई नेट, वो सिंपली समेशन है, यानी कि इंटीग्रेशन है इन सभी DE cos थीटा वाले कंपोनेंट का। बात समझ में आई। जितने भी cos थीटा वाले कंपोनेंट है अगर मैं उनको ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, मेरी ई नेट मिल जाएगी इस पॉइंट पर। ये बात तो मैं समझ में आ गई। अब हमें निकालना था यहाँ पर DE की वैल्यू निकालनी थी। तो हम जानते हैं कि जो E होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली KQ/R² हो जाता है। तो अब यहाँ पर मुझे बताओ, K तो K ही रहने वाला है, Q की वैल्यू कितनी निकाली हमने, छोटा चार्ज DQ, तो Q/2πR मल्टीप्लाई विथ DL एंड R की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओनली R² प्लस x²। तो ये हमारे पास यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट DE की वैल्यू निकल के आ गई। उसको वहां पुट कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो अब क्या करना है, ई नेट निकालने के लिए
दिस इज सिंपली ई नेट। तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाई 2πr, तो के क्यू बाय 2πr डी एल एंड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ कोस थीटा, और कोस थीटा कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कितनी गिवन है मुझे यहाँ पर, x गिवन है, एंड हाइपोटेनियस कितनी गिवन है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं और यहाँ कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, x कांस्टेंट है, डिवाइड में 2πr, और कौन कांस्टेंट बचा यहाँ पर, ये वाली दोनों कितनी बच जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो अंदर कॉल बचा ओनली dl। यही वाली वैल्यू तो बार बार चेंज हो रही है, बाकी सब तो बिल्कुल फिक्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर बचा हमारे पास अब dl। अब dl कहाँ से कहाँ तक है, dl एक पूरी की पूरी रिंग की क्या है, यहाँ पर ये 2πr गिवन है, तो हमें कहाँ से कहाँ तक चलना है, 0 से 2πr तक यहाँ पर चलना है। तो ई नेट मेरा कितना हो जाएगा, अब देखना यहाँ से सिंपली के क्यू एक्स यहाँ पर आया, 2π कितना हुआ यहाँ से, 2πr आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 यहाँ पर ये हो गया, ऊपर कितना आया, ओनली 2πr हो गया। अब देखो यहाँ से 2πr से 2πr बिल्कुल कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, ई नेट। तो ई नेट इक्वल टू के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये मेरी किसकी वैल्यू निकल के आ गई, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ गई, जो इस डायरेक्शन में है, ई नेट ये इस डायरेक्शन में, इस तरीके से। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या निकल के आया, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अब नेक्स्ट इसके हम क्या करते हैं, कुछ केसेस देके देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने यहाँ दो रिंग ली हुई है, एक ये वाली एक ये वाली। मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके ऊपर डाल दिया मैंने प्लस क्यू चार्ज, जो कि पहले वाला ही केस था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस प्लस क्यू की वजह से किसी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आई थी, उस डायरेक्शन में, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ के किसी पॉइंट पर बात करूँ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, प्लस क्यू ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी इस तरफ, तो इस वाला ये वाला प्लस क्यू का क्या करेगा, इस तरफ लगाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कहाँ आने वाली है मेरी, कुछ इस तरफ आने वाली है, इस पॉइंट के लिए। बात तो सही है। अब अगर यहाँ पर बाई चांस माइनस क्यू चार्ज हो जाए, तो माइनस क्यू चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन किस तरफ होगी, अट्रैक्शन की तरफ, यानी कि इस तरफ होगी इस पॉइंट के लिए, और इस पॉइंट के लिए किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। तो ये बात भी हमें समझ में आती है कि अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द रिंग हो जाएगी। ये बात बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है। अब देखो यहाँ पर इसके कुछ केसेस लेके देखते हैं कि अगर बाई चांस यहाँ पर फर्स्ट केस लेके देखते हैं कि यहाँ मैं r यानी कि x इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, यानी कि एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर मैं क्या निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, बीच वाले पॉइंट पर, सेंटर पर निकाल रहा हूँ। देखो क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो डेफिनेटली सी बात है कि यहाँ पर e इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं चलते 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 x इक्वल टू इनफाइनाइट पर पहुँच जाऊँ, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर इनफाइनाइट पुट करेंगे तो e की वैल्यू अगेन मुझे क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है। मतलब 0 पर हूँ x इक्वल टू तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इनफाइनाइट पर जा रहा हूँ तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम मिला है। अब यहाँ पर देखो प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ भी 0 और इसके इनफाइनाइट पर भी 0, मतलब यहीं कहीं एक मैक्सिमम मिला होगा, और यानी मैक्सिमम वैल्यू मिली होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और नेगेटिव इन्फिनिटी में जाएंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब नेगेटिव में कहीं ना कहीं मैक्सिमम मिला होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू मिली होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब किस पॉइंट पर निकालना हो, इस एग्जाम में आ जाए कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रही हो, तो वह हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर तो सिंपली यहाँ पर हम जानते हैं कि मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम डी बाई डी एक्स करेंगे, यानी डिफरेंशिएट करेंगे और इसको 0 के इक्वल कर लेंगे। अब ये कैसे हो रहा है आपको उसको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना है फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल टू प्लस माइनस r बाय रूट 2। इन दो वैल्यूज पर मेरी x क्या हो जाएगी, x की इन दो वैल्यूज पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी। मैं इसका आपको ग्राफ बनाकर भी दिखाता हूँ कि अगर मेरे पास ये वाली x एक्सिस हो और ये वाली y एक्सिस हो इस तरीके से यहाँ पर,
ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, उसके बाद कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पर जाकर 0 होगी। लेकिन x इक्वल टू r/√2 पर और x इक्वल टू r/-r/√2 पर, इन दो वैल्यूज पर मुझे मैक्सिमा मिलेगा। देखो फर्स्ट मैक्सिमा यहीं के मिलने वाला है इनके बीच में, तो मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट किया हमने चलना, यहाँ पर वैल्यूज की क्या थी 0 थी, तो मुझे मैक्सिमा कहाँ मिलने वाला है, कहीं ना कहीं इस पॉइंट के ऊपर मिलने वाला है। उसके बाद फिर से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट पर 0 हो जाएगी, मतलब इस पॉइंट पर मुझे क्या मिला, इसका मैक्सिमा मिल गया। उसी तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन भी एक मुझे मैक्सिमा मिलेगा उस कंडीशन की वजह से, इस कंडीशन में। तो यहाँ पर वैल्यू फिर से 0 हो रही थी और फिर से हम चले नीचे की तरफ, तो यहाँ पर कहीं जाके मैक्सिमा मिला और फिर से इन्फिनिट पर जाकर क्या हो गई, वैल्यू 0 हो गई। तो इस तरीके से हमें 2 पॉइंट पर इसके क्या मिला, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, तो आपको क्या करना है, सिंपली इस x इक्वल टू r/√2 को इस वैल्यू में पुट करना है, आपका आंसर वो भी निकल के आ जाएगा, वो आपको करके यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो ये बात तो हमें बिल्कुल समझ में आ गई, और ये आई थिंक ये पूरा लेक्चर भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर केसेस लिए हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आउटवर्ड और यहाँ पर इनवर्ड है, और किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये ग्राफ बनकर आ रहा है।